नमस्कार, जय हिंद। समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं विवेक मिश्र आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इसमें हम लोगों ने एसएससी जीडी के लिए जो प्रैक्टिस स्टार्ट किया है, इसमें हम आज कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोगों का आज का पहला सवाल आपके सामने ये है। सवाल आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर आपको सही कथन का चयन करना है। जो आपके सामने ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। पहला स्टेटमेंट है कि भारत का संविधान अंग्रेजी और हिंदी में हाथों से लिखा गया था। दूसरा स्टेटमेंट है 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर को अपना अस्थायी अध्यक्ष चुना था। ये सही है या गलत? इसके बाद है हंटर कमीशन के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान बनाया गया। और डी ऑप्शन है कि 26 अगस्त को भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसमें आपको सही वाला कथन चयन करना है। तो कौन सा आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से आप बताइए कौन सा आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा। सभी आंसर को आप ध्यान से देखिए। जब आप देखेंगे पहला वाला ऑप्शन कि भारत का संविधान अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखा गया था, तो इसको लिखा किसने था, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। किसने लिखा था? किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था, है ना। और ये 6 माह में लिखे थे और दोनों भाषाओं में लिखे थे, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी। और इसको लिखा था इन्होंने इटैलिक रूप में, है ना। और इन्होंने इसका कोई शुल्क नहीं लिया था, निःशुल्क इसको लिखा था। और इसके लिए इन्होंने शर्त क्या रखी थी? अपना और अपने दादाजी का नाम प्रत्येक पेज पर लिखने के शर्त पर इन्होंने पूरे संविधान को हिंदी और अंग्रेजी में निःशुल्क लिखा था। दूसरा स्टेटमेंट है 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर को अपना अस्थाई अध्यक्ष चुना था। तो यहाँ पर बात मत करिए। यहाँ पर अगर देखेंगे अध्यक्ष के रूप में, तो अध्यक्ष के रूप में आपको 2 देखने को मिलता है। एक मिलता है अस्थाई और दूसरा कौन सा होता है? अस्थाई होता है। तो यहाँ पर जब अस्थाई अध्यक्ष की बात करते हैं, अस्थाई अध्यक्ष की, तो ये पहली बैठक थी। और पहली बैठक कब हुई है? तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। और इसी में कौन बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था अस्थाई अध्यक्ष। दूसरी बैठक कब हुई थी? तो 11 दिसंबर को हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को हुई। और इसमें अस्थाई अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। एक बैठक एक स्टेप और आगे देख लीजिए कि अगर हम लोग बात कर लें 13 दिसंबर को, तो इसी में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी के द्वारा किया गया था। तो इसमें आप इस बात को समझते रहें। और जो उद्देश्य प्रस्ताव था, यही आगे चलकर हमारे देश की क्या बन गई? प्रस्तावना बन गई, यानी कि प्रियम्बल। इसके बाद देखें तो हंटर कमीशन के तहत गठित एक संविधान सभा, तो हंटर कमीशन नहीं था, बल्कि उसकी जगह पर कौन था? बोलिए। कैबिनेट मिशन के जरिए, है ना। तो कैबिनेट मिशन के जरिए संविधान सभा का गठन हुआ। और यह 24 मार्च, ये सारी डेट्स याद रखिएगा, 24 मार्च 1946 को ये आया था। और इसके बाद 26 अगस्त को संविधान दिवस। तो संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं। अब 26 नवंबर और 26 जनवरी, ये 2 तारीख आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इम्पॉर्टेंट कैसे होती हैं
कि एक दिन संविधान पूरी तरह बनकर तैयार हुआ, संविधान तैयार हुआ, अगर ये सवाल पूछा जाए तो आंसर क्या लगाएंगे? 26 नवंबर 1949 को। और इसको पूरी तरह से लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। तो इस तरीके से आंसर आपका क्या हो गया? ए वाला सही हो गया, बाकी की ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं। अगला सवाल देखिए, तो दूसरे सवाल में पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफेद भाग के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र सुसज्जित है। इस चक्र में कितनी तीलियां हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स आपको बताना है। तो 22 होती हैं, 20 होती हैं, 30 होती हैं या फिर 24 होती हैं। क्या आंसर लगाएंगे? इसमें हो जाती हैं 24 तीलियां। अब जब देखेंगे आप भारत का राष्ट्रीय ध्वज, इसी की बात हो रही है, राष्ट्रीय ध्वज की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय ध्वज को एक सवाल पूछा जाता है, संविधान सभा द्वारा इसको कब अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा कब इसको अपनाया गया था? तो आंसर क्या लगाएंगे? संविधान सभा द्वारा कब इसको अपनाया गया? आइडिया है कोई? 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा इसको अपनाया गया। और दूसरा सवाल एक पूछा जाता है कि संविधान, ये दूसरा सवाल राष्ट्रीय ध्वज से ही आता है कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इनका नाम क्या था? पिंगली, हाँ, इनका नाम था पिंगली वेंकैया। कहाँ के रहने वाले थे ये? तमिलनाडु के। अब इसके बाद एक आता है संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज समिति। राष्ट्रीय ध्वज समिति का नाम आपको मिलता है, इसके अध्यक्ष कौन थे? बोलिए। राष्ट्रीय ध्वज समिति या झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी थे, जेबी कृपलानी थे या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे? दो ही ऑप्शन है सिर्फ। जेबी कृपलानी आंसर नहीं होता है। आंसर क्या होता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये अपनी किताब में भी दिया गया है बहुत क्लियरली, और ये बताया गया है कि बहुत सारी किताबों में इसका उल्लेख क्या मिल जाता है? जेबी कृपलानी मिलता है। बट राइट आंसर आपका क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। अगर किसी में दोनों दिया है तो जेबी कृपलानी को काट दीजिएगा, केवल और केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ध्यान में रखिएगा। वो आंसर आपका गलत होता है, क्योंकि कमीशन किसको मानता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को झंडा समिति का अध्यक्ष मानता है। अब आप देखेंगे तो जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य एक होता है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या होता है? नया मिल रहा है क्या? भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है, सत्यमेव जयते। और इस सत्यमेव जयते को कहां से लिया गया? कहां से लिया गया? तो सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ है। सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से इसको, अशोक स्तंभ में भी यह लिखा गया है। और इसको कहां से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से। मैंने एक साथ अलग अलग लिख दिया है, इसको आप संधि विच्छेद जब करेंगे तो इसी को लिख लेंगे मुंडको, ठीक है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते को। इतनी सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अलग अलग तरीके से आपको सवाल पूछा जाता है। मैं एक बार इस पर कैसे सवाल बनेंगे उसको भी बता देता हूं। राष्ट्रीय ध्वज समिति या झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। झंडा समिति संविधान झंडा राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया है, तो ये क्वेश्चन अगर आए तो 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था, तो पिंगली वेंकैया ने बनाया था। राष्ट्रीय वाक्य क्या होता है, सत्यमेव जयते। कहाँ से इसको लिया गया है, तो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। और इसको कहाँ से लिया गया है, किस उपनिषद से, तो ये आंसर अगर आए तो मुंडकोपनिषद से इसको लिया गया है। तो राइट आंसर इसमें क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी। और इसमें 24 तीलियां होती हैं। सबसे ऊपर वाला कलर कौन सा होता है, केसरिया, बीच में व्हाइट होता है और नीचे वाला ग्रीन होता है। कभी कभी आप देखते हैं तो नेता लोग ना उसको उल्टा लगा करके ग्रीन वाले को ऊपर कर देते हैं, केसरिया को नीचे कर देते हैं। उनका मतलब सिर्फ इतना होता है, झंडा तो झंडा और 3 कलर इसमें हैं, लेकिन उसका मतलब होता है सबसे ऊपर हमें केसरिया रखना है, नीचे बीच वाले में आपको व्हाइट पट्टी रखनी है और सबसे नीचे क्या रहेगा, ग्रीन। और व्हाइट पट्टी पर ब्लू कलर का रहता है चक्र, जिसमें 24 तिलियां होती हैं। ये हमेशा लगातार प्रगति का ये चिन्ह माना जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। 4 नवंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 29 अगस्त 1946 या 14 फरवरी 1946। क्या राइट आंसर लगाएंगे? आंसर इसमें आपका क्या सही हो जाएगा, बी, 13 दिसंबर 1946। संविधान सभा की प्रस्तावना किस तारीख को, तो यहां अब लिख लीजिए 13 दिसंबर 1946। प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। अब यह आपका एक स्टेटमेंट बन गया है ना। अब जो यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव उसको प्रस्तुत किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने इसको प्रस्तुत किया था। और इसमें आप देखेंगे तो यही आगे चल करके हमारे लिए प्रस्तावना बनी, प्रस्तावना के रूप में स्वीकृत किया गया आगे चल करके। किस प्रस्ताव को, तो जो उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू के द्वारा यहाँ पर प्रेजेंट किया गया था वही आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलें आगे हम। अगला सवाल इसमें जो आपको नोट करना है नोट करते चलिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, भारत द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली को किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाई गई थी। यानी कि जो आप संविधान के सोर्सेस की बात करते हैं, संविधान के जो सोर्स होते हैं वहां से आपको ये पूछा जाता है कहां कहां से हमने कौन कौन सी बातों को लिया है। अब इसमें क्या रहेगा कि जब हम संविधान के स्रोत की बात करते हैं, संविधान के जब हम लोग स्रोत की बात करते हैं तो इसके 2 प्रकार के सोर्स होते हैं। एक को हम लोग क्या कहते हैं, एक को हम लोग कहते हैं आंतरिक स्रोत और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य स्रोत कहते हैं, है ना। एक को कहते हैं आंतरिक स्रोत और दूसरे को हम लोग कहते हैं बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत में वे सारे सोर्सेस शामिल होते हैं जो हमारे देश से ही, हमारे देश के अधिनियमों से, यही तो कहेंगे ना, अधिनियमों से या फिर कानूनों से प्रभावित हुए हैं। ध्यान यहाँ पर यह भी आपको रखना है कि सभी को हमने सीधे सीधे नहीं लिया है, सीधे नहीं लिया गया है कोई भी प्रावधान, बल्कि ये क्या है, केवल और केवल प्रभावित है, अफेक्टेड है, कॉपी नहीं किया गया है ना। अब इसमें जब देखेंगे तो आंतरिक सोर्स का मतलब हो गया कि ऐसे सोर्स जो हमारे देश के अधिनियम से लिए गए हैं या हमारे देश के कानूनों से प्रभावित हुए हैं। अब इसमें जैसे आता है 1919 का शासन अधिनियम, 1919 का शासन अधिनियम, नाम तो सुने ही होंगे, 1919 का शासन अधिनियम। इसके साथ में
35 का शासन अधिनियम, ये भी सुने होंगे। इसके साथ साथ में देखेंगे तो भारत शासन अधिनियम है। तो इन सब चीज़ों से इसके साथ में आपको और क्या मिल जाता है, न्यायिक निर्णय भी क्या होते हैं, एक सोर्स के रूप में शामिल होते हैं। बाह्य स्रोत का मतलब ये होता है कि विदेशी स्रोत, और इसमें आपने जो देखा है कि इसमें तकरीबन 10 देश ऐसे हैं जहां से हमने कुछ न कुछ प्रावधानों को ग्रहण किया है। अब जितने भी देश के संविधान का हमने अवलोकन किया, वहां को देखा और समझा, तो जितने प्रावधान हमने अपने देश में ले आए, उन सारे प्रावधानों को हम अपने अनुसार उसको ढालने की भी कोशिश किए। कहने का मतलब है कि अगर हम मान लीजिए मूल अधिकार को अमेरिका के संविधान से ले आए हैं, तो यहाँ पर ले आने के बाद हम अपनी परिस्थितियों के अनुसार भी उसको ढालने की कोशिश किए हैं। जैसे हमारे यहाँ कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं होता है। कहने का मतलब है कि अगर आपको विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पब्लिकली किसी को गाली दे सकें, यानी कि पब्लिक न्यूसेंस वहाँ पर भंग नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर कोई भी समस्याएं हैं, खास करके पब्लिकली अगर कोई समस्या है, तो ऐसे प्रावधानों को आप यहाँ पर लागू नहीं करवा सकते। आपको जीवन का अधिकार मिला है आर्टिकल 21 में, लेकिन अगर आप किसी की हत्या करते हैं तो वहाँ पर आपको भी मृत्युदंड मिलने की पूरी व्यवस्था रखी गई है। मतलब समझ गए? सर ये तो कहीं दूसरे देश से लाए थे, ये इसलिए लाए थे, हमारे देश में चूंकि बहुत सारे संविधान, इतना बड़ा देश और इतनी बड़ी जनता, इन सभी सब प्रावधानों को हर एक देशों से इसलिए लिया गया ताकि हम अपने देश के संविधान को बहुत बेहतर तरीके से बना सकें। ठीक है। अब यहीं से आपका एक सवाल और आता है कि जैसे संविधान की जब आप विशेषता पढ़ते हैं, तो संविधान की विशेषता में सबसे पहली विशेषता आपकी होती है कि यह सबसे वृहद संविधान है। भारत का संविधान कैसा है? विश्व का सबसे वृहद संविधान है। यही सवाल है, ऐसा क्यों है? अगर हमारे देश का संविधान बहुत वृहद संविधान है तो क्यों है? क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम लोग देखते हैं, क्योंकि आंसर इसका क्या लगाएंगे आप? क्योंकि केंद्र और राज्य का एक ही संविधान है। केंद्र और राज्य का एक ही संविधान है, तो इसलिए क्या होता है, केंद्र और राज्य का जब एक ही संविधान होगा तो यहाँ पर प्रावधान भी ज़्यादा होंगे। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारे देश का संविधान सबसे वृहद संविधान भी हो जाता है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे बाह्य स्रोत की, तो विदेशी स्रोत, और इसमें 10 देशों से कोई न कोई प्रावधान हमने ग्रहण किया। अब सवाल यहाँ पर है, संसदीय शासन प्रणाली को हमने कहाँ से ग्रहण किया, कहाँ से ग्रहण कर सकते हैं? कोई आइडिया आप बताइए। ये नोट हो गया, ये वाला नोट हो गया है ना। अब इसमें देखिए, शासन प्रणाली 2 प्रकार की होती है। शासन प्रणाली जो है वो 2 प्रकार की है। कौन कौन सी है? दूसरी, एक है संसदीय और दूसरी है अध्यक्षीय, यही 2 होती है। अब संसदीय शासन प्रणाली कहाँ कहाँ पर है? बहुत सही, भारत और ब्रिटेन में है संसदीय शासन प्रणाली। अध्यक्षीय कहाँ पर है? ये अमेरिका में है। ये बात समझ में आई? अब अगर ब्रिटेन और भारत दोनों में है, तो इसका मतलब है कि भारत में कहाँ से हमने लिया है? ब्रिटेन से लिया है। आंसर तो आपको ये मिल गया कि यूके से लिया गया। अब संसदीय शासन प्रणाली का मतलब क्या होता है, जरा इसको भी समझिए। इसका मतलब क्या होता है? चूंकि आप जानते हैं कि सरकार के अंग, तो सरकार के कितने अंग होते हैं? सरकार के अंग, सरकार के अंग, सरकार के कुल कितने अंग होते हैं? 3। कौन कौन से? एक को कहा जाता है विधायिका या व्यवस्थापिका, दूसरे को क्या कहते हैं? कार्यपालिका,
और तीसरे को क्या कहते हैं, न्यायपालिका। यही 3 होते हैं। अब इसमें सबके बीच में कोई न कोई एक रिलेशन पाया जाता है। विधायिका का काम क्या होता है, विधि का निर्माण करना, है ना। और कार्यपालिका का काम क्या है, लागू करना। और न्यायपालिका क्या करती है, समीक्षा करती है। अब यहाँ पर जो विधायिका है और कार्यपालिका, अब विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर ही हम क्या करते हैं, 2 शासन प्रणालियाँ हमने बनाई हैं। वही एक क्या है, संसदीय है, और दूसरी कौन सी है, अध्यक्षीय है। अगर विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका में हों, अगर विधायिका और यहाँ पर क्या है, कार्यपालिका, अब विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका में भी शामिल हो जाएं तो उसी को हम क्या कहते हैं, संसदीय शासन प्रणाली। और इसी को कहा जाता है एक साथ तैरने और एक साथ डूबने का सिद्धांत, इसी व्यवस्था को कहा जाता है। बात क्लियर है। एक साथ तैरने और एक साथ डूबने का सिद्धांत किस शासन प्रणाली में पाया जाता है, तो वो क्या हो जाता है, संसदीय शासन प्रणाली में। अब विधायिका के सदस्य अगर कार्यपालिका में शामिल न हो, अनिवार्य रूप से अगर विधायिका के सदस्य कार्यपालिका में अनिवार्य रूप से शामिल न हो, तब उसको क्या कहा जाता है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली। और ये प्रणाली कहाँ पर होती है, तो ये प्रणाली होती है अमेरिका में। इसमें क्या हो जाता है, विधायिका और कार्यपालिका, विधायिका और कार्यपालिका में पृथक्करण पाया जाता है। विधायिका और कार्यपालिका में पृथक्करण पाया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अध्यक्षीय शासन प्रणाली। दूसरा एक और होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दूसरा एक और क्या होता है, दूसरा एक होता है केंद्र और राज्य, या कह सकते हैं शक्तियों के विभाजन के आधार पर, शक्तियों के विभाजन के आधार पर यहाँ पर भी 2 होते हैं। एक कौन सा होता है, एकात्मक, और दूसरा कौन सा होता है, संघात्मक। तो अगर एकात्मक है तो सभी शक्तियाँ एक में, सभी शक्तियाँ एक में, अर्थात कहाँ पे, केंद्र में। और संघात्मक का मतलब है विभाजन, किसके बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में। अब विभाजन करने के लिए भी हमने क्या लिया है, विभाजन करने के लिए भी हमने क्या लिया है, सूचियां लिया है। सूची नाम सुने हैं। अब इसमें कौन कौन सी सूचियां होती हैं, एक होती है संघ सूची या केंद्र सूची, दूसरी को हम लोग कहते हैं राज्य सूची, और तीसरी को हम लोग कहते हैं समवर्ती सूची। अब इन तीनों के अलावा जो भी शेष विषय रह गए, शेष विषय जो रह गया, उसी को ही हमने क्या कहा, अवशिष्ट विषय कहा। शेष को हमने क्या कह दिया, अवशिष्ट विषय। इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, केंद्र सरकार। और राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बनाएगी, राज्य सरकार। और अगर समवर्ती सूची पर बात करेंगे तो कौन बनाएगा, बोलिए, केंद्र और राज्य दोनों बनाएंगे, लेकिन प्रभावी किसका होगा, केंद्र वाला प्रभावी होगा। अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसको होगी, कानून बनाने की शक्ति किसके पास होगी, जल्दी से बताइए, केंद्र सरकार को।
अवशिष्ट विषय पर कौन कानून बनाएगा? तो केंद्र सरकार बनाएगा। ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब जैसे हम लोग बात कर लें, रसिया से हमने क्या लिया है? रूस से हमने क्या लिया है? रूस से क्या लिया गया है? कौन सा प्रावधान ऐसा है जो हमने रूस से लिया है? तो यहाँ से हमने क्या ले लिया था? मौलिक कर्तव्य को। और जैसे हम लोगों ने अमेरिका से क्या लिया है? मौलिक अधिकार को, मुख्य रूप से न्यायिक पुनर्विलोकन को। आयरलैंड से क्या लिया है? नीति निर्देशक तत्व को। चलें आगे, हम नोट हो गया है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? ऑप्शन देख लीजिए, 354 है, 351, 352 और 353। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। कौन सा इसमें आपका आंसर सही होगा ये बताना है। सवाल फिर से समझ लीजिए, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? क्या होगा? 352 हो जाएंगे या 351, 353, 354? क्या आंसर लगाएंगे इसमें? जल्दी से बताइए सोच के। इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा? 352। अब इसको और ध्यान से समझिए, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं मतलब आपातकाल जैसी स्थिति की, है ना? तो अगर हम लोग आपातकाल की बात करते हैं तो आपातकाल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक होता है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा आपका क्या होता है? राष्ट्रपति शासन। दूसरा कौन सा होगा? राष्ट्रपति शासन। और तीसरा कौन सा होता है? वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। अब इसमें आर्टिकल्स ऐड कर लीजिए, कौन कौन सा? 352, 356 और 360। अब यहाँ पर आपको 3 आर्टिकल्स मिल गए। अब इसको लागू करवाता कौन है? इसकी घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति इसको करेगा, है ना? और जो राष्ट्रपति शासन होता है ये सिफारिश करता है किससे? ये सिफारिश करता है राज्यपाल, राज्यों का राज्यपाल करता है। और लागू करवाने का काम कौन करेगा? तो यहाँ पर भी राष्ट्रपति ही होता है। और ये सिफारिश कब करेगा? जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तब उस राज्य का राज्यपाल क्या करेगा? राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा कि हमारे यहाँ संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, इसलिए यहाँ पर राष्ट्रपति शासन का लगना अनिवार्य है। यहाँ पर एक पॉइंट आप और समझिए, राष्ट्रीय आपातकाल को भी राष्ट्रपति ही करता है। तो क्या यह अपने मन से करता है या किसी से सलाह लेता है? किससे सलाह लेता है? सवाल आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने से पूर्व सलाह लेता है। ऑप्शंस आपके हैं मंत्रिपरिषद से, ऑप्शंस हैं मंत्रिपरिषद से, बी है मंत्रिमंडल से, सी है प्रधानमंत्री से, या डी है जिस राज्य में लगने वाला है, जिस राज्य में लगने वाला है वहाँ के राज्यपाल से, वहाँ के राज्यपाल से। क्या आंसर लगाएंगे? सवाल मेरा यही है कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने से पूर्व किससे सिफारिश लेता है या किससे सलाह लेता है? ऑप्शंस आपके हैं मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बी है कैबिनेट, सी है प्राइम मिनिस्टर, या रिलेटेड गवर्नर से।
आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसमें हो जाएगा आपका मंत्रिमंडल से, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि यही एक ऐसा आर्टिकल है 352 जहाँ पर मंत्रिमंडल की सलाह की आवश्यकता होती है। मंत्रिमंडल अर्थात कैबिनेट से सलाह ली जाती है। बात क्लियर है? अब यहाँ पर मंत्रिमंडल का मतलब क्या होता है, और एक आता है आपको मंत्रिपरिषद। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में डिफरेंस आपको पूछा जाता है। तो अब ये मंत्रिमंडल जो होता है यह छोटा निकाय होता है, मतलब कि इसमें जो मिनिस्टर्स होंगे वो कम मंत्री होंगे, इनकी संख्या क्या होगी? कम होगी, लेकिन ये महत्वपूर्ण मंत्रालय शामिल होता है। महत्वपूर्ण मंत्रालय शामिल होता है। और इसके साथ में देखेंगे मंत्रिपरिषद में, तो मंत्रिपरिषद क्या होता है? यह एक बड़ा निकाय होता है और इसमें सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, इन सब को शामिल करके हम क्या बनाते हैं? मंत्रिपरिषद। तो जहां पर भी आप देखते हैं, जैसे आपने कल भी सुना था कि जो हमारे देश का राष्ट्रपति होता है उसको उसके कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, जिसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। यह एक बड़ा निकाय है, लेकिन अगर कोई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करनी होती है तो उसके लिए क्या होता है? मंत्रिमंडल होता है, अर्थात कैबिनेट शब्द का वहां पर इस्तेमाल किया गया है। तो ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन होगा? मंत्रिमंडल होगा। और कम महत्वपूर्ण कौन होगा? मंत्रिपरिषद। ज़्यादा काम किससे लिया जाता है? मंत्रिपरिषद से। कोई महत्वपूर्ण काम अगर होगा तो उसमें सिफारिश किससे ली जाएगी? मंत्रिमंडल से। इसके अलावा मंत्रिमंडल छोटा निकाय है, मंत्रियों की संख्या इसमें कम रहती है, और मंत्रिपरिषद एक बड़ा निकाय है जिसमें मंत्रियों की संख्या ज़्यादा होती है। बात क्लियर है? एक सवाल और आपको पूछना है कि अगर हम लोग मंत्रिपरिषद के आकार की बात करें, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कितने हो सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, तो आंसर क्या लगाएंगे? बोलिए, सवाल के रूप में बनाए। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होती है? सीधा चलिए आप लिख लीजिए कि ये 15% से अधिक नहीं हो सकती है, सदस्यों के से अधिक नहीं हो सकती है। जो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या होगी वो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। अच्छा, एक शब्द आता है और कोरम का। कोरम का मतलब समझते हैं? कोरम या गणपूर्ति कहा जाता है। तो कोरम का मतलब क्या होता है, जरा बताइए। कोरम का मतलब क्या होता है? कोरम का मतलब होता है सदन की कार्यवाही को प्रारंभ करने के लिए, सदन की कार्यवाही को प्रारंभ करने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या। क्लियर है? न्यूनतम सदस्यों की संख्या ही क्या कहलाता है? कोरम कहलाता है। अब अगर किसी भी सदन की बात करेंगे तो यह कितना हो जाता है? 1/10वां भाग हो जाता है। 1/10वां भाग हो जाता है क्या? कोरम हो जाता है। अब जैसे अगर न्यायालय में किसी भी मुद्दे पर निर्णय लिया जाना है तो वहाँ पर न्यायाधीशों का भी एक कोरम होता है, और वो कोरम कितना होगा? विषम होता है। कम से कम 5 न्यायाधीश जरूर होने चाहिए, तब जाकर के फैसला वो 3-2 से होता है। हम लोग यहाँ पर थे आपातकाल में। वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कौन करता है?
तो इसकी उद्घोषणा करेगा राष्ट्रपति। चूंकि हमें बताना था आपको आर्टिकल 19 से रिलेटेड, तो अब इसको जरा देख लीजिए कि अगर आर्टिकल 19 में, चूंकि आप जानते हैं कि आर्टिकल 19 में किसका प्रावधान है, तो यहाँ पर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की, है ना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात है। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में आप जानते हैं कि यहाँ पर 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि हिंदी में देखेंगे तो इसी को निरपेक्ष कहा जाता है। अब इसी को आसान शब्दों में आप कह सकते हैं कि मनमानी नहीं है ना, मनमानी नहीं है, यानी कि आपको जितनी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं दी गई हैं उस पर भी युक्ति संगत प्रतिबंध लगाए गए हैं। बात क्लियर है। और जैसे ही अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, वैसे ही अनुच्छेद 19 में दी गई सभी स्वतंत्रताएं क्या हो जाती हैं, निष्प्रभावी हो जाती हैं। ये बात क्लियर है। अब इसमें देखेंगे तो अनुच्छेद 358 में, अनुच्छेद 358 में क्या प्रावधान है कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने के बाद, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने के बाद आर्टिकल 19 की स्वतंत्रताएं स्वतः निलंबित हो जाती हैं, स्वतः निलंबित हो जाती हैं। क्लियर रहेगा। और अनुच्छेद 359 में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 19, 20 और 21 के अलावा सभी को निलंबित करने की शक्ति कौन रखता है, तो वो राष्ट्रपति रखता है। यानी कि फंडामेंटल राइट को निलंबित करने की शक्ति किसके पास होती है, तो वो होता है देश के राष्ट्रपति के पास। आंसर इसमें आपने लगा लिया है अनुच्छेद 352। सशस्त्र विद्रोह और आंतरिक अशांति के आधार पर इसको लागू किया जाता है। अब यहाँ पर जो आंतरिक अशांति शब्द थी इसको हटा दिया गया है। वर्तमान में बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही राष्ट्रीय आपातकाल अर्थात 352 को लागू करवाया जा सकता है। यह देश के कुछ भाग में या जहां जहां पर ऐसी अव्यवस्थाएं हुई हैं वहां पर इसको लागू करवाया जा सकता है। चले आगे, सारी बातें क्लियर हैं। अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन 1928 में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कांग्रेसी नेताओं में से एक थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जयपाल सिंह, सोमनाथ लाहिड़ी या फिर मोतीलाल नेहरू? आंसर आप बताइए, इसमें आपका आंसर क्या होना चाहिए? इसमें क्या आंसर लगा देंगे, जल्दी से बताइए। आंसर क्या लगा देंगे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी या फिर मोतीलाल नेहरू या फिर जयपाल सिंह या फिर सोमनाथ लाहिड़ी? क्या आंसर लगाएंगे? इसमें हो जाएगा मोतीलाल नेहरू आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और ये कैसे थे? संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कांग्रेसी नेताओं में। इतना तो आइडिया लगा ही सकते हैं कि मोतीलाल नेहरू हैं तो कांग्रेसी जरूर होंगे, है ना। चले आगे हम, इसमें इतनी ही बातें हैं, कोई और इसमें जानने की आवश्यकता नहीं है। अगला सवाल है, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, KM मुंशी, राजेंद्र प्रसाद? क्या आंसर लगाएंगे? बी लगाएंगे, जवाहरलाल नेहरू। मसौदा समिति या इसी को कहा जाता है प्रारूप समिति, प्रारूप समिति या इसी को कहते हैं मसौदा समिति, मसौदा समिति या इसी को कहते हैं पांडुलेखन समिति। कई सारे नाम आ सकते हैं, पांडुलेखन समिति, और इसी को अंग्रेजी में कह दिया जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाएगा। तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था? बोलिए, इसकी अध्यक्षता किया था कौन? तो डॉक्टर
BR अम्बेडकर ने। चले आगे हम आंसर क्या लगा लेंगे, ए वाला। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है। द्विसदनीय प्रणाली का मतलब पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारे यहाँ जो विधायिका होती हैं, हमारे यहाँ जो विधायिका होती है केंद्र की विधायिका, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। और ये आर्टिकल 79 में कहा गया है कि एक संसद होगी जिसमें 2 सदन होंगे। एक को हम लोग क्या कहते हैं, लोकसभा, और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, राज्यसभा। इसमें से जो लोकसभा है इसको क्या कहते हैं, निचला सदन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, निचला सदन कहते हैं, या इसी को जनता का सदन कहते हैं, या इसी को लोकप्रिय सदन कहा जाता है। ये बात कन्फर्म है। और जो राज्यसभा है इसी को क्या कहते हैं, दूसरा सदन कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। बोलिए। इसी तरीके से अमेरिका में भी है। अमेरिका के दोनों सदनों का नाम बताइए। अमेरिका की जो संसद है उसको क्या, विधायिका है, उसको क्या कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं। इसमें भी 2 सदन होते हैं, एक को कहते हैं सीनेट और दूसरे को कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जो सीनेट होता है यह उच्च सदन होता है। सीनेट जो है उच्च सदन है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है वो निम्न सदन है। इसी तरीके से ब्रिटेन में भी है। ब्रिटेन में कौन कौन से हैं, 2 सदन यहाँ पर भी हैं। कौन कौन से, एक को कहा जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और दूसरे को क्या कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स। इसको क्या कहा जाता है, निम्न सदन। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स को क्या कहा जाता है, उच्च सदन। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा ध्यान से। और हमने इसको कहाँ से लिया है, तो इसको हमने ले लिया है यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन के संविधान से हमने इसको ग्रहण किया है। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ये सभी के नाम आपको आने चाहिए। अगर हम भारत के विधायिका की बात करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संसद। और संसद हमारा जो है वो 2 सदन मिलकर बना है, लोकसभा और राज्यसभा। इसी तरीके से जो अमेरिका की विधायिका है, लेजिस्लेचर है, वहाँ पर 2 सदन होते हैं। उच्च सदन वहाँ का सीनेट होता है और निम्न सदन वहाँ का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है। इसी तरीके से ब्रिटेन में संसद होती है और वहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है। लॉर्ड मतलब आप जानते ही हैं भगवान है, यानी कि बड़ा सदन होगा। और अगर हाउस ऑफ कॉमन्स की बात करेंगे यानी कि वहाँ पर आम आदमी वाला रहेगा, तो जनता का सदन अर्थात निम्न सदन वहाँ पर हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, इन सभी को आप नोट कर लीजिए ताकि आप बेहतर तरीके से कर पाएँ। चले आगे हम, नोट हो गया, जल्दी से करिए। कोई डाउट हो तो बताइए। चले आगे हम। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस देश में संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच में किया गया है? न्यूजीलैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, या फिर भारत में? अब यहाँ पर आपको सवाल से क्या पकड़ना है कि शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों में किया गया है। आपने अभी देखा था जब शक्तियों का विभाजन हो जाएगा, शक्तियों का विभाजन हो जाएगा, तो शक्तियों के विभाजन का मतलब क्या होता है, संघात्मक या एकात्मक? संघात्मक शासन व्यवस्था है ना, संघात्मक शासन व्यवस्था।
और संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ पर है? तो ये भारत में है। आप जानते हैं कि भारत की जो 7वीं अनुसूची है, भारत के संविधान में जो 7वीं अनुसूची है उसी में शक्तियों के विभाजन की बात की गई है। इसी में आपको 3 सूचियां मिल जाती हैं। कौन कौन सी? संघ, राज्य और समवर्ती सूची। जल्दी से आप बताइए कि अनुसूची 11 में क्या है? अनुसूची 11 में किस बात का प्रावधान किया गया है? अनुसूची 11 में या अनुसूची 5 में बता दीजिए क्या है? अनुसूची 11 में पंचायत है और 5 में क्या है? 5 में शपथ है। अरे ऐसे भी समझ लीजिए कि जब आप SC लिखते हैं तो 5 लिखते हैं ना, और ST लिखते हैं तब भी 5 लिखते हैं, तो इसको 5 से मान लीजिए। और जब हम लोग बात करते हैं चौथे की, तो चौथे में सीट का प्रावधान है, और सीट में कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। इसमें इतना कंफ्यूज होने वाली कौन सी बात है? और अगर दल बदल की बात करेंगे तो किस में हो जाएगा? ये तो याद रहेगा, 7वें में शक्तियों का विभाजन। और हमने आपको 10वें और 11 और 12वीं में बताया था कि सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? ग्राम पंचायत की बात करेंगे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? ग्राम पंचायत के। आपके जीवन की शुरुआत भी कहाँ से हुई? अब इसके बाद 12 में क्या होगा? शहरी पंचायत हो जाएगा। क्लियर है? ये सारा याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ये सब सवाल के रूप में आते हैं। तो इसमें आपने देख लिया है शक्तियों का विभाजन मतलब संघात्मक शासन व्यवस्था, और ये कहाँ पर होता है? भारत में 7वीं अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूची के अंतर्गत ये प्रावधान आपको मिल जाता है। कहाँ पर? भारत में। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। सवाल क्या है? भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 25 है या फिर अनुच्छेद 22 है? इसमें क्या प्रावधान आपको मिल रहा है? यानी कि नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान कहाँ पर आपको मिलता है? 25 में मिलता है। यानी कि आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता का प्रावधान कहाँ पर किया गया? अंतःकरण की स्वतंत्रता का प्रावधान आपको कहाँ पर मिल जाता है? अनुच्छेद 25 के अंतर्गत मिल जाता है। क्लियर रहेगा? 32 में अगर हम लोग इसकी कई बार चर्चा कर चुके हैं, तो इसमें क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसको संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो संविधान की आत्मा इसको कह दिया है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। क्वेश्चन नंबर अब 11 है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है कि 14 साल से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 24 में, 34 में, 76 में या 89 में। 34 में। 24 में नहीं होगा क्या? चलिए अब देखिए जरा, हमने जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं उसमें एक कैटेगरी थी शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। और जो शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं तो इसमें इसका प्रावधान कहाँ से मिलता है? तो इसका प्रावधान मिलता है आर्टिकल 23 और 24 में, क्योंकि अब 25 शुरू करेंगे तो धर्म की स्वतंत्रता शुरू होगी। तो 23 और 24 और इसके पहले 22 है, तो 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है और उसके पहले 18 तक में किसका है? समानता का अधिकार है। बात क्लियर है ना? बैक में आकर के फ्रंट पे जाकर के दोनों आपने देख लिया। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात किस आर्टिकल में है?
23 और 24 में शोषण कितने तरीके से हो सकता है। जैसे जो समाज के कमजोर वर्ग होते हैं, समाज के कमजोर वर्ग, समाज के कमजोर वर्ग का शोषण न होने पाए, इसका प्रावधान यहाँ पर किया गया। अब समाज के कमजोर वर्ग कौन कौन से हैं, जैसे बच्चे हैं, इसके साथ में बुजुर्ग हैं और इसके साथ में महिलाएं हैं। महिलाएं भी आती हैं कमजोर वर्ग में। तो बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं क्या होती हैं, समाज के कमजोर वर्ग हैं और इनके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। जैसे अब आर्टिकल 23 में देखेंगे तो मानव दुर्व्यापार का प्रतिषेध है। यहाँ पर क्या है, मानव दुर्व्यापार का प्रतिषेध है और यहीं पर बलात् श्रम की भी बात की गई है। बलात् श्रम, अब मानव दुर्व्यापार का मतलब है कि मनुष्य को वस्तुओं की तरह खरीदा और बेचा नहीं जा सकता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का यहाँ पर रोक लगाया गया। इसके अलावा बलात् श्रम होता है और बलात् श्रम का मतलब है कि उसके मन के अनुसार काम न करवाना। माने कि अगर मेरा मन अभी पढ़ाने का न हो और आप मुझसे ज़बरदस्ती कहें कि नहीं पढ़ाइए, तब ये क्या हो जाएगा, बलात् श्रम हो जाएगा, यानी कि बलपूर्वक श्रम करवाना। और अगर उसका मन है और मान लीजिए कि आप कहीं पर जाना चाहते हैं, किसी रिक्शे वाले को हायर कर रहे हैं और आप उसको कम मजदूरी दे रहे हैं या उसके मन के अनुसार नहीं जा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, बलात् श्रम के रूप में शामिल होगा। तो यहाँ पर मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम दोनों का प्रावधान आर्टिकल 23 में, और 24 में किसका प्रावधान है, तो यही है 24 में किसका प्रावधान है, तो यहाँ पर है बच्चों को किसी भी खतरनाक कार्यों में या जोखिमपूर्ण कार्यों में नियोजित नहीं किया जाएगा, नियोजित नहीं किया जाएगा। अब खतरनाक इंडस्ट्री कैसे हैं, जैसे हाँ पटाखा वाला है, पटाखा उद्योग है, जैसे शीशा उद्योग है ना। तो इन सब में इनको शामिल नहीं किया जा सकता है और इसको सरकार ने अलग अलग खतरनाक उद्योगों को परिभाषित भी किया है। अगला सवाल देखिए, सारे पॉइंट क्लियर हैं। इसमें क्या हो जाएगा, आर्टिकल 24